उनकी के 12-13 मुख्यमंत्री बदल गए, ये बदल गए, तो वो एक आदमी समझे नहीं, उससे पहले दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके कारण से सारा मिसमैनेजमेंट हुआ। लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन माननीय वाजपेयी जी ने किया या उससे पहले के शासकों ने किया, वो इन दोनों पैमानों पर पूरी तरह से खरा उतर करके किया कि भाई ये इसमें गवर्नेंस इनका ठीक हो और इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। इन बातों को पूरी तरह से जांच परख के किया। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ उसके अंदर भी ये बात पैमाना नहीं माना गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आम सहमति जो बननी चाहिए राजनीतिक दलों में और जनता, राज्य की जनताओं में, वो आम सहमति बनाने में अभी वर्तमान शासक है माननीय मनमोहन सिंह जी है या अन्य कांग्रेस पार्टी है, वो उसमें विफल रही है। और उसी का परिणाम हुआ कि इतना बड़ा बवाल उसमें राज्य में अभी भी हो रहा है। और अभी भी आंध्र प्रदेश की विधानसभा और ये तेलंगाना की विधानसभा का और इनका डिवीजन कैसे कैसे होगा, इसमें भी आगे जाकर के बहुत दिक्कत आने वाली है। तो उसमें केंद्र को बार बार में हस्तक्षेप करके ये सारा मामला सेटल करना पड़ेगा। अगर ये पहले से ही दोनों को ठीक ठीक अगर आम सहमति बनाकर के चाहे भली और 6 महीने और डेफर करते या साल भर और डेफर करते और चुनाव को देखते हुए जो लाभ लेने के हिसाब से उन्होंने जल्दबाजी करके ये किया, उसी का परिणाम है कि ये जो बवाल हुआ संसद में हुआ और वहां पर तेलंगाना में हुआ और आंध्रा में हुआ और अभी भी हो रहा है चुनाव के हिसाब से भी, और चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो मुद्दा नहीं बनता। आज आपने देखा होगा कि जब माननीय वाजपेयी जी ने जब 3 स्टेटों को जब अलग किया था तो चुनाव को देखते हुए नहीं किया था, उन्होंने चुनाव से बहुत पहले कर दिया था, इसलिए कि तब तक वो सारे स्टेट सेटल हो जाएं। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से जिस तरह से विभाजन किया जा रहा है, और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में की अगर कोई बात होती है कि राजनीतिक रूप से अगर विभाजन की बात आती है तो उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। ठीक है, हैदराबाद का अगर उदाहरण हम देखें, जिस तरीके से कंबाइंड उसकी राजनीति बनाने की बात की जा रही है, चंडीगढ़ का उदाहरण हमारे पास, इसके ऊपर करेंगे। लेकिन पहले ओम सैनी जी को सुन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। जितना बड़ा प्रदेश होगा उतनी बड़ी योजना होगी और साथ साथ में उसी तरीके से उसको गवर्न भी किया जा सकता है। ये अपनी कमजोरी को राजनेता और राजनीतिक दल छिपाते हुए इस बात को बोलते हैं और एक पूरी तात्कालिक छोटा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं और एक जगह पर। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जिन जातियों का वर्चस्व है किसी इलाके में वो भी अपने एक राज्य की मांग करने लग जाएंगे। ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो सीधे तौर पर कहीं कहीं राजनीति की बात भी सामने है। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बड़ी बात आपने उठाई थी कि अब तेलंगाना और सीमांध्र 2 हिस्से कर दिए और संयुक्त राजधानी बनाने की बात है। चंडीगढ़ का उदाहरण हमारे पास है, 10 साल के लिए हैदराबाद को राजधानी बनाने की बात है। तो क्या लगता है कितना वाइबल है ये चीज? क्योंकि ये चीजें फिर वापस, जैसे चंडीगढ़ का उदाहरण है, 2 राजधानियां नहीं कर पाए, अभी भी वो केंद्र शासित है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें कहीं कहीं परेशानियां आती है। क्या लगता है योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, हैदराबाद जो एक संयुक्त राजधानी बनाने की बात है कितनी वाइबल है और आगे क्या 2 राजधानियां बनाई जा पाएंगी? देखिए, राजधानी के लिए जिस शहर को उपयोग किया जा रहा है वहां का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की बिल्डिंग्स और इनको यूज किया जा रहा है। एक कायदे से तो हम ये ठीक भी मानते हैं, क्योंकि आज अगर कहीं पे, आज देखिए कहीं नया राज्य बनता है तो आप वहां पे हाई कोर्ट भी बनाओगे, वहां पे असेंबली भी आप बनाएंगे, आप यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, बड़े हॉस्पिटल्स बनाएंगे और दूसरी चीजें भी बनाएंगे। अगर उस शहर को उस पर यूज किया जा रहा है तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब वही पॉलिटिकल टकराव शुरू होता है कि नहीं हमारी राजधानी तो अलग होनी चाहिए, हमारी शान शौकत इसके साथ शेयर क्यों करे, ये जो तमाम चीजें आती हैं, यहां पे भी आपको ध्यान होगा कि जब तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव जब आमरण अनशन पे बैठे थे तो पी चिदम्बरम साहब उनका अनशन तोड़ाने के लिए गए थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, ये 2009 की बात है शायद ये। तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम नया राष्ट्र का नए राज्य का निर्माण तेलंगाना बिल्कुल करेंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम उस वक्त आप ये मांग जो है इसको प्राथमिकता से लेंगे। उस वक्त यही तो एक बात थी कि, और फिर उसके बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि वाईएस रेड्डी उनका देहांत हुआ, देहांत के बाद में जगन रेड्डी जब बगावत पे उतरे तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें हो गई और वही स्थिति बनी कि जिसकी वजह से तेलंगाना, जैसे शंकर जी ने भी कहा अभी, कि राजनीतिक हित के साथ में नहीं होना चाहिए कि चुनाव के वक्त पे आप कर रहे हैं केवल ये देख करके कि हमारी पोजीशन कमजोर होगी और अगर उस स्थिति में कमजोर होती है तो हम दूसरे स्टेट के साथ में अगर शेयर करते हैं तो कुछ सीटें तो आ जाएंगी। ये इच्छा शक्ति और वोट बैंक की राजनीति जिस तरह से बनती है वो टकराव का कारण होती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि तेलंगाना को लेकर के बवाल मचा 2 कारणों से, एक पॉलिटिकल हित और दूसरा वेस्टर्न इंटरेस्ट। क्योंकि जिन लोगों ने भी हंगामा किया था वो बाद में जब पता चला उनकी रिपोर्ट्स का, उनका तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था वहां पे तेलंगाना में
उनकी योजनाएं चल रही हैं बड़ी बड़ी, तो वो एक सबसे बड़ा टकराव का कारण रहा। हितों का टकराव जो रहा, वो कहीं पे भी अगर हित टकराते हैं और राष्ट्र हित का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वहां पे स्थितियां ऐसी होंगी, चाहे किसी उस राज्य का निर्माण हो। और अगर वास्तव में वहां की जरूरत के हिसाब से, जैसे मैडम ने फरमाया अभी कि 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है ऐसे किसी राज्य में, लेकिन उसके साथ साथ इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि वहां पे संसाधन क्या होंगे, क्या वहां पे कोई प्राकृतिक संपदा है, वहां कोई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या जिसकी संभावनाएं हैं, अगर पानी के रिसोर्सेज भी हैं तो वो भी चीजें होनी चाहिए साथ में कि वहां पे संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। क्योंकि आज आप केंद्र के आशीर्वाद से या कहें कि उसके सहयोग से आप एक बार तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लोगे, होगा स्थापित भी कर लोगे, लेकिन आगे तो आप ही को राज्य का संचालन करना है। आप केवल टैक्सेस के आधार पर कितना चला सकेंगे। अभी जैसे कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, इसमें शंकर जी बेहतर बता सकते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के भी कोई स्टेट अगर मांग कर रहा है, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि वहां पे जो टैक्सेस हैं उसका एडिशनल बेनिफिट उसे मिले और कुछ जगह पे रिबेट उसे मिले। तो ये जो चीजें हैं हर राज्य चाहेगा। अच्छा संपन्न से आज गुजरात है जिसके मॉडल पे पूरे देश में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर विशेष राज्य की बात आएगी तो वो भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इस राज्य को आवश्यकता है, क्योंकि वहां बेनिफिट्स इस तरह के मिलते हैं। और यही एक कारण है कि सरकारें पीछे हटती हैं कि इसको विशेष राज्य का दर्जा तो दे देंगे, लेकिन चीजें जो हमें भी वहां से रेवेन्यू का शेयर मिल रहा है वो भी चला जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इसी के आधार पर आज जो वहां की आवश्यकता है उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, न कि वोट बैंक की राजनीति को। और तेलंगाना का जो बात सही कह रहे हैं कि आज अपन चर्चा कर रहे हो तेलंगाना की स्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन आज भी 1 दर्जन राज्यों की मांग अधर झूल में है, जहां के लोग कोई जनजाति अपने जाति आधार पर मांग रहा है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर मांग रहा है, कोई बड़े स्टेट के आधार पर मांग रहा है। तो महाराष्ट्र का विभाजन की बात विदर्भ लंबे समय से करता रहा है, जो सबसे ज्यादा सूखा झेल रहा है। तो ये कई जो राज्यों की मांगे हैं इनका आधार यही है। अब वास्तव में सही है कि अब द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाना चाहिए और उसमें समीक्षा की जानी चाहिए कि वास्तव में कहां पे आवश्यकता है और कहां पे के आधार पे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि चुनाव के वक्त उन का गठन किया जाए और फिर लोगों को गुमराह किया जाए और फिर एक नई चिंगारी आप उसमें डाल रहे हो जो आगे आने वाले दिनों में एक आग का रूप ले। ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। एक आयोग बने, आयोग को एक आधार दिया जाए और एक रिपोर्ट समय सीमा तय की जाए, वहां के लोगों से बात की जाए और वहां की यह स्थिति लोगों को समझाने की कोशिश की जाए अगर वायबिलिटी नहीं है तो, कि आपके यहाँ पे राज्य का गठन इस वजह से नहीं हो सकता, इसमें ये खामियां आती हैं, आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। उन्हें विश्वास में लेने की आवश्यकता है, तब राज्यों का गठन हो तो मुझे लगता है कि विकास का मॉडल भी होगा और उसके अलावा एक भाईचारा और सद्भावना की जो बातें होनी चाहिए वो भी कायम होगी। बिल्कुल ठीक बात की। आज की अगर चर्चा की हम बात करें तो लुबे-लुबाब यही कि अगर राज्यों का बंटवारा होता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई किसी बात की कोताही नहीं, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं और जिस राजनीतिक हित के कारण इस तरीके की राज्यों का बंटवारा किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। पहले ये देखना होगा कि वो वहां पर वायबल है या नहीं, वहां की स्थितियां क्या है, संसाधन क्या है, तभी राज्यों का बंटवारा होना चाहिए और सभी को साथ लेकर एक मंच पर आकर, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, वहां के लोग हों या वहां का स्ट्रक्चर हो, उस सबको देखने के बाद ही इस तरीके की स्थितियों को लाना चाहिए और राज्यों का बंटवारा करना चाहिए। किसी भी तरीके से राज्यों का बंटवारा अगर होता है, छोटे राज्यों में अगर डेवलप होते हैं तो डेवलपमेंट की जो स्थितियां हैं वो ज्यादा बनती है। और सबसे बड़ी बात यह कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए। यकायक केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से राज्यों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। चलिए आज की चर्चा में फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे और आज हमारी चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े, भाजपा से शंकर अग्रवाल जी जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक शीला राय जी हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, चर्चा आगे बढ़ाई। इनके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महासमर के मुद्दे में फिलहाल इतना ही और चलते चलते हम ये देख लेते हैं कि महासमर का योद्धा कौन होगा। नमस्कार। 10 जुलाई 1951 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के भाभोरा गांव में जन्मे राजनाथ सिंह देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। राजनाथ सिंह भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उनके पिता का नाम रामबदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी था। वे क्षेत्र के एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे और आगे चलकर उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भौतिक शास्त्र में आचार्य की उपाधि ली। 1964 में जब उनकी उम्र 13 साल की थी वे संघ परिवार से जुड़ गए और मिर्जापुर में भौतिकी व्याख्याता की नौकरी लगने के बाद भी संघ से जुड़े रहे। आपातकाल के दौरान सिंह जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए। 1969 में गोरखपुर में भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन सचिव के पद से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
1974 में माथे पर एक चमकदार लाल तिलक के साथ उन्हें भारतीय जनसंघ का सचिव नियुक्त किया गया। तब से आज तक उनके माथे पर वो लाल तिलक चमक रहा है। इस हिंदुस्तान में 65 वर्षों के इस आजादी के काल में सर्वाधिक लंबे समय तक 58 वर्षों तक अखंड हुकूमत यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। तो गरीबी यदि पैदा की है हिंदुस्तान में तो कांग्रेस ने गरीबी पैदा की है, नौजवानों बेरोजगारी पैदा की है। राजनाथ सिंह भौतिकी के व्याख्याता थे, लेकिन जनता पार्टी से जुड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने लंबे संबंधों का उपयोग किया, वे सफल भी हुए और उत्तर प्रदेश में पार्टी के कई पदों पर विराजमान हुए। राजनाथ सिंह ने भाजपा में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। पहली बार 1977 में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से विधायक बने। 1977 में वे भाजपा के राज्य सचिव बने। 1986 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बनने वाले सिंह 1988 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य चुने गए। कल्याण सिंह सरकार के दौरान वे शिक्षा मंत्री बने। संसद में वे पहली बार 1994 में पहुंचे, जब उन्हें राज्यसभा टिकट मिला। ऊपरी सदन में उन्हें भाजपा का मुख्य सचेतक भी बनाया गया। वर्ष 1997 में जब उत्तर प्रदेश राजनीतिक संकट का सामना कर रहा था, एक बार फिर से उन्होंने राज्य पार्टी अध्यक्ष की बागडोर संभाली और इस पद पर 1999 तक रहे। इसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बने। केंद्र और राज्यों के बीच उनका आना जाना लगा रहा। 28 अक्टूबर 2000 को वे राम प्रकाश गुप्ता के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2002 तक वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब तक राज्य में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बढ़त बना चुकी थी। भाजपा ने बसपा प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन देने का फैसला किया, लेकिन सिंह ने इस कदम पर ऐतराज जता दिया। इसके बाद एक बार फिर से वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2003 में उन्होंने एनडीए से अजित सिंह के अलग होने के बाद वाजपेयी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के तौर पर वापसी की। भाजपा में सिंह के आगे बढ़ने की यात्रा जारी रही। 31 दिसंबर 2005 को वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उनके कार्यकाल में पहली बार कर्नाटक में भाजपा सत्ता में आई। भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के बाद 2005 में भाजपा की बागडोर संभालने वाले राजनाथ सिंह ने पार्टी को फिर से एकजुट किया और पार्टी की मूल विचारधारा हिंदुत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कोई समझौता नहीं होगा। बहरहाल 2009 में पार्टी को केंद्र में सत्ता में लाने में उन्हें नाकामी तो मिली ही, साथ ही 2004 की तुलना में पार्टी को 22 सीटें भी कम मिली और उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। राजनाथ सिंह के बाद नितिन गडकरी ने भाजपा अध्यक्ष पद की बागडोर संभाली, लेकिन इस बीच भाजपा विपक्ष में रहकर खुद को साबित नहीं कर पा रही थी। पार्टी कमान में भी एकजुटता की कमी नजर आने लगी थी और भाजपा में गुटबाजी पनपने लगी, जिसके चलते भाजपा के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो गए थे। गडकरी के दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने को लेकर पार्टी में स्पष्ट दरार नजर आ रही थी। ऐसे में भाजपा की बागडोर फिर से आम सहमति से राजनाथ को सौंप दी गई। राजनाथ सिंह ने ऐसे समय में पार्टी का दायित्व संभाला जब ठीक 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया था। अब एक अहम सवाल था कि क्या सिंह भाजपा को कांग्रेस के सामने खड़ा कर पाएंगे। मुझे अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। और हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी ने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की हैं, उनके मार्गदर्शन में उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश अपनी तरफ से निश्चित रूप से मैं करूंगा। और इस सभागार के कार्यक्रम के माध्यम से देश के सारे कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और यदि हमारा देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। भाजपा के अध्यक्ष चुने गए राजनाथ सिंह पहले भी कई संकटों के बीच सरताज बनकर उठे हैं,
ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं थे और पार्टी गुटबाजी की शिकार थी, तब राजनाथ सिंह का इस पद पर चुना जाना बड़ा मायने रखता था और राजनाथ सिंह ने ये साबित भी किया। उनके अध्यक्ष बनते ही गुटबाजी का शिकार भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही एकजुट नजर आई। विदेश के वोटर की नस भी टटोलना जानते थे। उन्होंने भाजपा के पीएम उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा चेहरा दिया जिसने भाजपा की लहर देश भर में चला दी और 5 विधानसभाओं के चुनाव में